मार्च 1936 जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर ने फ्रांस के बॉर्डर के पास राइनलैंड रीजन में 20,000 से ज्यादा ट्रूप्स भेज दिए। ऐसा करना अपने आप में उस वक्त के प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स और लोकानो पैक्ट के खिलाफ था। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी को उसकी मिलिट्री को एक्सपैंड करना और खास तौर पर उस मिलिट्री को राइनलैंड रीजन में भेजने से रोका गया था। लेकिन एक कैरिस्मेटिक लीडर ने जर्मनी को एक नया कॉन्फिडेंस दे दिया था। मेक जर्मनी ग्रेट अगेन के मंशा से देश को नई दिशा मिल रही थी और अब वो देश अपने आप को इन ट्रीटी से बड़ा समझने लगा था। 3 साल पहले ही जर्मनी ने लीग ऑफ नेशन से विड्रॉ कर लिया था और तेजी से वो अपने मिलिट्री को रीबिल्ड कर रहा था। खतरा दुनिया को साफ दिख रहा था। दूसरे देशों की जिम्मेदारी थी कि वो एक रोग डिक्टेटर को यूरोप में अराजकता फैलाने से रोके। लेकिन उस वक्त के ग्रेट पावर्स फ्रांस और ब्रिटेन ने हिटलर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया। 1938 आता है। हिटलर ऑस्ट्रिया के ऊपर कब्जा जमा लेते हैं। यूरोपियन पावर्स प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कोई एक और वर्ल्ड वॉर रिस्क नहीं करना चाहता था, इसीलिए हिटलर को उसकी मन की करनी दी गई। फ्रांस और ब्रिटेन और बाकी दुनिया के लैक्स एटीट्यूड को देखते हुए हिटलर का लोभ बढ़ा। हिटलर ने अब अपनी नजर डाली चेकोस्लोवाकिया पर। एक तरफ हिटलर फ्रांस और ब्रिटेन को बातों में उलझा के रखते थे, उनको पीस का प्रॉमिस देते थे, और दूसरी तरफ पूरा देश ही निगल गए। इस विश्वासघात के बाद भी उस वक्त के ग्रेट पावर्स को लगा कि यह शायद हिटलर का आखिरी कब्जा होगा, इसके बाद हिटलर की हवस पूरी हो जाएगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद हिटलर ने पोलैंड पर भी धावा बोल दिया। तब जाकर दुनिया की आंखें खुली और हिटलर को रोकने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। अगले 6 साल की जंग, साथ ही साथ करोड़ों मौतें, एक ग्लोबल कैटास्ट्रफी। इसके बाद दुनिया को रियलाइज होता है कि अगर हिटलर को 1936 में ही राइनलैंड में ही रोक लेते तो यह सब कुछ ना होता। लेकिन आगे कभी कोई और हिटलर अपनी मर्जी से दुनिया में फिर से उत्पात ना मचा पाए, इसके लिए दुनिया भर के देशों ने एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर सहमति बनाई। इस सिस्टम में बेसिकली हर देश को एटलीस्ट ऑन पेपर बराबरी का दर्जा दिया गया। माने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी क्या होता है, सॉवरेनिटी, फंडामेंटल वैल्यूज पर एक सहमति बनाई गई। ट्रेड और डेवलपमेंट को इंकरेज किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस शिफ्ट हुआ। बीते 80 सालों से यह वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में एक रिलेटिव पीस मेंटेन करते आया है। माने वॉर्स इस दौरान हुए हैं, लेकिन उनकी तीव्रता उस स्केल तक कभी नहीं पहुंची जितना हमने वर्ल्ड वॉर में देखा है। यह रूल्स बेस्ड ऑर्डर भी परफेक्ट नहीं है। इसको बड़े पावर्स एक्सप्लॉइट करते हैं, छोटे पावर्स को दबाया जाता है। लेकिन फिर भी इस सिस्टम के चलते दुनिया ने जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखा है, प्रॉस्पेरिटी देखा है, जिसकी वजह से आम इंसान की जिंदगी बेहतर है। एटलीस्ट वर्ल्ड वॉर से कंपेयर तो बेहतर ही है। 80 साल से रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर ने किसी को भी हिटलर वाला कांड दोहराने से भी रोका है। लेकिन बीते कुछ महीनों में एक नया हिटलर धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने लगा है। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का सबसे बड़ा गारंटियर, जिसका काम था कि दुनिया में दूसरे हिटलर को बनने से रोकना, आज वही नया हिटलर बनकर हमारे सामने आ रहा है। Economically, we have such power over Canada. I'd rather not use it. Force. They have a big force going toward Iran. Let's go Venezuela. We're going to run the country until such time. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland. And I am not going to let that happen. अमेरिका में जैसे जैसे एप्स्टीन फाइल को लेकर मामला गरमा रहा है, वैसे वैसे ट्रंप का वेनेजुएला, ईरान, ग्रीनलैंड पर आक्रामक रूप बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड को छल या बल से छीनने का वादा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। यूरोप में इस बात को लेकर त्राही त्राही पिछले कुछ हफ्तों में, और अमेरिका में मार्केट्स क्रैश होना शुरू हो गए। लेकिन फिर डेवोस में प्रेसिडेंट ट्रंप का रुख हमें नरम होता दिखाई दिया। वो ग्रीनलैंड पर अपने आक्रामक रूप से वापस जाते हुए दिखे। ऐसा क्यों हुआ? बड़ी दिलचस्प कहानी है कि कैसे यूरोप और कनाडा जैसे देशों ने मिलकर आज के हिटलर को समय रहते हुए रोकने का फैसला किया है। कैसे डेनमार्क जैसे छोटे देश ने ग्रीनलैंड को लेकर कुछ ऐसी रेड लाइंस खींची हैं जिसको लेकर वो कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। कैसे यूरोप ने दिखा दिया है कि उसके पास भी टैरिफ और मार्केट्स का मिसाइल है जिसे वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इस पूरे खेल को स्टडी करना जरूरी है, खासकर कि पूरे दुनिया को, इंडिया जैसे देश को, कि कैसे एक खोराए हुए डिक्टेटर से निपटा जाए। क्यों ट्रंप सिर्फ एक ही भाषा समझता है, मानता है, रिस्पेक्ट करता है, और हम उस भाषा में बात नहीं कर रहे हैं। थैंकफुली दुनिया को, खासतौर पर यूरोप को, वर्ल्ड वॉर 2 के बुरे दिन आज भी याद हैं। जो गलतियां यूरोप ने हिटलर के साथ किया था वो दोहराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसीलिए जब ईरान और वेनेजुएला में मिलिट्री इंटरवेंशन करने के बाद ट्रंप ने अपनी नजर ग्रीनलैंड पर डाली तो यूरोप इमीडिएटली हरकत पे आ जाता है।
सबसे पहले यूरोपियन देशों ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर ध्यान देना शुरू किया। वहां मिलिट्री ड्रिल्स होने लगे, सैनिक भेजे गए, कम ही सही लेकिन एक साफ संकेत गया अमेरिका को कि जो फौज कल अमेरिका के साथ नेटो का हिस्सा बनकर काम कर रही थी, अमेरिका के लिए मरने के लिए तैयार हो गई थी, आज उन्हीं के खिलाफ वो खड़े होने के लिए तैयार है। यहां तक कि हैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से बचने के तरकीब भी निकाले जाने लगे। यहां तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लूटूथ डिवाइसेस ना इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। याद रखिए कैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के डिफेंसेस को पहले ही हैक कर दिया और उसके बाद अपने हेलीकॉप्टर्स भेजकर मडूरो को उसके घर से अगवा कर लिया। देखिए, वॉर हो या बिजनेस, आज साइबर सिक्योरिटी ना होने का मतलब है कि दुश्मन को आप अपने घर में दावत दे रहे हो, अपने देश में दावत दे रहे हो। हमारे देश में ही देखिए कैसे डिजिटल इंडिया कितनी तेजी से आगे बढ़ चुका है। यूपीआई पेमेंट से लेकर जरूरी सरकारी सर्विसेज तक सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। लेकिन असलियत तो यह भी है कि जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना ही खतरा भी बढ़ेगा ऑफ हैकिंग। हम लगातार डेटा लीक, साइबर क्राइम के बारे में पढ़ते आए हैं अखबारों में। देश के कंपनीज के लिए नहीं बल्कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सच तो यह है कि इंडिया में इस वक्त एथिकल हैकर्स की बहुत बड़ी कमी है। ये वो हैकर्स होते हैं, ये वो रक्षक होते हैं जो देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेसेस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें टेस्ट करते रहते हैं, उन्हें हैक करने की कोशिश करते हैं, उनकी वल्नरेबिलिटीज निकालते हैं। ये एक हाई पेइंग और हाई डिमांड करियर है, लेकिन शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसमें आपकी मदद करता है ट्राई हैक मी, जो आज के हमारे एपिसोड पार्टनर्स भी हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा हैंड्स ऑन साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जिसे 6 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। बोरिंग टेक्स्ट बुक और लंबी थियोरीज के बजाय ट्राई हैक मी का फोकस होता है करने पर। आप रियल मशीन्स को हैक करके रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे अच्छी बात, यह पूरी तरीके से ब्राउजर बेस्ड है। आपको महंगे हार्डवेयर या कॉम्प्लिकेटेड सेटअप की जरूरत नहीं है जो आप पिक्चरों में देखते हैं। आप बस अपने बेसिक लैपटॉप से सीखना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो उनका शानदार एआई ट्यूटर आपको 24/7 स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करेगा। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है या एक प्रोफेशनल हो जो करियर ग्रोथ के लिए अपस्किल करना चाहता है अपने आप को, यह प्लेटफॉर्म आपके लिए है। यहां आप आज ही जाकर फ्री में कई रूम्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपने मन बना लिया कि इस चीज को लेकर आप सीरियस हैं तो प्रीमियम प्लान आपको सारे एडवांस्ड कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस दे सकता है। साइन अप करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर क्लिक करिए। अगर आप एनुअल प्लान लेते हैं तो आपको एक मैसिव 25% डिस्काउंट आप पाते हैं बाय यूजिंग द कोड देशभक्त 25। सो उसको जरूर चेकआउट करिए, रूम्स को एक्सप्लोर करिए। आई थिंक दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। ग्रीनलैंड की कहानी क्या है, उसको लेकर ट्रंप क्यों इतना बवाल मचा रहे हैं, इस सब को डिटेल में हमने इस एपिसोड में ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। आप इसे जरूर जाकर देखिएगा। अभी के लिए यूरोप की कहानी पर वापस आते हैं, जिसमें बाय द वे खूब सारी हिपोक्रेसी भी मिली हुई है। जो यूरोपियन देश सालों से गाजा में एक एक्टिव जेनोसाइड को प्रमोट करते आए हैं, यहां तक कि प्रोटेस्टर्स को कूट कूट कर मारते आए हैं अपने देशों में, जो देश यूएस के ईरान पर बम बरसाने को अप्रिशिएट करते हैं, वेनेजुएला में सिटिंग प्रेसिडेंट को किडनैप करने की हरकत को इग्नोर करते हैं, उसे सडनली डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड वाले रवैये से प्रॉब्लम होने लगी। ना, बाकी दुनिया के साथ कर लो, ग्रीनलैंड के साथ आप ये नहीं कर सकते हो। जब बात यूरोप के अपने आंगन की होने लगी तो फिर नेटो मेंबर्स को याद आ गया कि भाई टेरिटोरियल इंटेग्रिटी क्या होती है, सॉवरेनिटी क्या होती है, रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर क्या होता है। यूरोपियन लीडर्स ने पहले पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड टेकओवर के प्लान को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, डेनमार्क के साथ खड़े होने का वादा किया, सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए ग्रीनलैंड में एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल करवा दिया, नेटो के टूटने की बातें बाहर आने लगी। इतने में डोनाल्ड ट्रंप को पता तो चल गया कि ग्रीनलैंड पर टेकओवर वेनेजुएला जैसा आसान तो नहीं होगा कि हेलीकॉप्टर भेज दिया काम हो गया। लेकिन ट्रंप ठहरे। ट्रंप आर्ट ऑफ द डील मेकिंग इतनी आसानी से पीछे थोड़ी ना हटने वाले थे। ट्रंप ने अपने साइड की इस ब्लफ गेम को एक लेवल और ऊपर वो ले गए। इस हफ्ते उन्होंने कहा कि जो भी यूरोपियन देश अमेरिका के ग्रीनलैंड टेकओवर को अपोज करेगा, अमेरिका के खिलाफ बोलेगा, उस पर 10 से 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ हम और लगा देंगे।
अब इसमें क्या ट्रंप का रवैया गलत है या सही है? अब देखिए, पिछले एक साल से अगर आप आंकड़े देखें तो ऑलमोस्ट सारे देशों ने एक ही फॉर्मूला अपनाया है ट्रंप के साथ। चुपचाप से ट्रंप की बातें मान लो, कबूल है कबूल है कबूल है कह दो। जैसा कि हमने टैरिफ और सैंक्शंस के डर से रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, चाबार पोर्ट से हम पीछे हट रहे हैं। तो मेरा मतलब है, तो ट्रंप ने कैलकुलेशन लगाया होगा कि यूरोप भी टैरिफ्स के डर से ग्रीनलैंड पर चुप्पी साध लेगा और यह टेरिटरी हम हड़पा लेंगे। लेकिन यूरोप अब तक समझ चुका था कि यह बात वेनेजुएला, ईरान, ग्रीनलैंड, कनाडा पर खत्म नहीं होगी, यह पूरे दुनिया को निकल जाएगा ये इंसान। यूएस से छोटी इकोनॉमी होते हुए भी, यूएस एक्सपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंडेंट होने के बावजूद भी ईयू ने लड़ने का फैसला किया। ईयू ने टैरिफ्स वाली धमकी के सामने झुकने की जगह खुद ही यूएस के साथ होने वाले ट्रेड डील नेगोशिएशंस को सस्पेंड कर दिया। यूएस पर करीबन 100 बिलियन यूरोस की रिटेलिएटरी टैरिफ्स की बात भी पक्की होने लगी। पावर को पावर के साथ ही डील किया जा सकता है। फाइनली ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। कैलिफोर्निया के गवर्नर और अमेरिका में ट्रंप के सबसे बड़े विरोधी को अच्छे से मालूम है कि ट्रंप सिर्फ एक चीज, एक भाषा समझता है। He susses out weakness like no one else. That's his great strength. That's his gift. But you punch back. You fight fire with fire. You display conviction and strength. It's a different relationship. And so my relationship to this moment is reflected in that. I'm not naive. These guys are going to try to take me down. यूरोप का कड़ा रुख देखकर शायद ट्रंप भी हकबका गया, नर्वसिया गया, अपना संतुलन खो बैठा। अपने 1 घंटे से भी ज्यादा लंबे स्पीच में, डावोस में, ट्रंप ने कम से कम 4 बार ग्रीनलैंड की जगह आइसलैंड बोल डाला। When I told them about Iceland, they loved me. They're not there for us on Iceland, that I can tell you, because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money. मतलब कभी यह आदमी आर्मीनिया को एल्बेनिया बोल देता है, ग्रीनलैंड को आइसलैंड बना देता है। चल क्या रहा है आखिर? हैं? ये कैसा हिटलर है जो पलक झपकते ही चार्ली चैपलिन बन जाता है? हैं? सोचने वाली बात है। They called me daddy, right? Last time. Very smart man said he's our daddy. डैडी ट्रंप ग्रीनलैंड की टेकओवर की बातें 2019 से करते आए हैं। बीते कुछ दिनों में तो ऐसा लग रहा था कि मानो यूएस मिलिट्री कभी भी ग्रीनलैंड पर हमला भी बोल देगी। लेकिन यूरोप के बैकलैश के बाद ट्रंप ने फाइनली दुनिया को आश्वासन दिया है कि भैया वो ग्रीनलैंड में मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. दे दो भाई, दे दो भैया, इसको पीस प्राइस दे दो। अपने ही बनाए हुए क्राइसिस को खुद ही खत्म कर दिया। इसके कुछ घंटों बाद ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो नेटो के साथ ग्रीनलैंड को लेकर एक नई डील पर बातचीत कर रहे हैं। इस डील के तहत यूएस का ग्रीनलैंड की टेरिटरी पर कोई इमीडिएट कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन ग्रीनलैंड के यूएस बेसिस पर अमेरिकन कंट्रोल बढ़ाने की सहमति बनाई जा रही है। साथ ही अमेरिका को ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज पर भी बेहतर एक्सेस देने की बातचीत चल रही है। हो सकता है कि डील मेकिंग के बादशाह अपने लिए एक एग्जिट प्लान ढूंढ रहे हो कि मुंह भी बच जाए और बोलने के लिए कोई डील भी हो, क्योंकि ये सब कुछ, ये जो बातें हो रही हैं, यूएस के पास पहले से ही मौजूद है। यूएस अपने बेसिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने से ग्रीनलैंड पर ऑपरेट करता आया है, रन करता आया है, और यूएस कंपनीज भी ग्रीनलैंड में इन्वेस्टमेंट और एक्सप्लोरेशन करती हैं, उस पर कोई खास रोक टोक नहीं है। तो बेसिकली हुआ यह है कि ट्रंप वेनेजुएला में जीत के बाद पावर और घमंड में चूर होकर ग्रीनलैंड की तरफ मुड़े तो सही थे, लेकिन वहां उनकी बुलिंग टैक्टिक्स काम नहीं कर पाई। ग्रीनलैंड के पीछे पूरा यूरोप खड़ा दिखा और लास्ट में ट्रंप को झुकना पड़ा, और सिर्फ अपना फेस सेविंग करने के लिए अब ये नई डील को विक्ट्री बनाकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। देशभक्त पर हम यह बात बीते कई महीनों से करते आए हैं कि ट्रंप है तो बेसिकली एक स्कूल बॉय बुली। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराना धमकाना जानता है अपना मतलब निकालने के लिए, और जब उनको जवाब डर से नहीं ताकत से दो तो ट्रंप खुद ही बैक ऑफ कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। यह चीज हमने पहले रशिया के साथ देखी, फिर हमने चाइना के साथ देखी, और अब फाइनली यूरोप के साथ दिखने को मिल रहा है। जो देश या संगठन ट्रंप के से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ट्रंप उनकी इज्जत करने लगता है, खुद पीछे हट जाता है। जो ट्रंप को अपीज करने की कोशिश करता है, खुश करने की कोशिश करता है, ट्रंप उसको और डराता है, उसे और झुकने पर मजबूर कर देता है। हालांकि अभी के लिए ट्रंप को ग्रीनलैंड के मामले में सेटबैक जरूर मिला है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो परमानेंटली पीछे हट गए हैं। हो सकता है कल कोई और नए पैतड़ा बनाकर ट्रंप ग्रीनलैंड को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करे, या फिर एप्स्टीन फाइल में कुछ मामला फिर से गर्मा जाए और उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन की दरकार पड़ जाए।
दुनिया भर में एक और रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर ट्रंप को पूरी तरीके से अभी नहीं रोका गया तो ग्रीनलैंड पर वो रुकने वाले नहीं है, लाइक हिटलर जो चेकोस्लोवाकिया पर ना रुके। याद रखिए, पिछले साल व्हाइट हाउस में वापस आते ही ट्रंप ने सबसे पहले अपना निशाना ग्रीनलैंड नहीं, यूएस के पड़ोसी पुराने दोस्त कनाडा को बनाया था। व्हाइट हाउस में वापस आते ही यूएस ने सबसे पहले कनाडा पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। कनाडा ही ट्रंप के टैरिफ वॉर का पहला विक्टिम रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मूव से पूरी दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि कनाडा पिछले 200 सालों से यूएस का दोस्त रहा है, उसका क्लोजेस्ट एलाय रहा है। कनाडा और यूएस के रिलेशंस इतने फ्रेंडली रहे हैं कि वो दुनिया का लॉन्गेस्ट अनडिफेंडेड लैंड बॉर्डर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन ट्रंप के रवैये को देखते हुए कनाडा आने वाले प्रेशर से डील करने की तैयारी ऑलरेडी कर रहा है। अभी इसी हफ्ते कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी चाइना में थे। पिछले 9 सालों में यह पहली बार हुआ था जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना की धरती पर पहुंचे। कार्नी चाइना के साथ एक ट्रेड डील साइन करते हैं। इस डील के अंडर कनाडा चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लगने वाले टैरिफ्स को बहुत कम कर देगा। बदले में चाइना की कैनेडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर लगाए गए रिटेलिएटरी टैरिफ्स को भी कम कर देगा। माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों देशों के बीच में काफी तेज होने वाली है। नाउ मार्क कार्नी ने शायद यह समझ लिया था कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और अब या तो अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ खड़े हो जाओ, शक्ति प्रदर्शन करो, या फिर अमेरिका की गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ। Every day, we're reminded that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. Now, Canada was amongst the first to hear the wake-up call. We are in the midst of a rupture, not a transition. सालों से अमेरिका के साए में रहने के बाद कनाडा ने अपना अलग रास्ता नाप लिया है और यह काम बंद दरवाजों के पीछे सीक्रेट में नहीं, दुनिया के सामने हो रहा है, वर्ल्ड स्टेज पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यही भाषा समझ में आती है। और याद रखिए, कनाडा भारत से कई गुना ज्यादा डिपेंडेंट है यूएस पर इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल। कनाडा अपने गुड्स और सर्विसेज का लगभग 75% यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट करता है। उसका सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर ट्रेडिंग में चाइना है, जिसका 5% शेयर है। दोनों देशों का नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस के लिए जॉइंट कमांड भी है। कनाडा अपनी सिक्योरिटी, अपनी इकोनॉमी दोनों के लिए यूएस पर निर्भर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो चुपचाप एक अमेरिकन हिटलर के साथ रजामंद हो जाए, उसकी बात मान ले। कनाडा ने आज अपने 200 साल पुराने दोस्त की हरकतों से तंग आकर उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप ऑब्वियसली इस बात से बेहद नाखुश है। Canada gets a lot of freebies from us. By the way, they should be grateful also. Prime Minister yesterday, he wasn't so grateful. Canada lives because of the United States. Remember that. अभी के लिए यूएस और कनाडा दोनों ही पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ डील साइन करके कनाडा ने यूएस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने का क्लियर संकेत भी दे दिया है। आपका रवैया जो भी हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर अप डाउन हो, इस बात पर कम ही डिबेट है कि ट्रंप ने जिस तरीके से इंटरनेशनल रूल्स को तहस नहस कर दिया है, तो उससे दुनिया तो चेंज हो रही है। द वर्ल्ड इज नॉट द सेम। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह रूल्स बेस्ड ऑर्डर नहीं है तो दुनिया अब किस तरीके से बनेगा? कल का नया ऑर्डर क्या निकलेगा? व्हाट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? यूएस प्रेसिडेंट की माने तो इसका जवाब है पावर। जो देश के पास जितना पावर होगा, इकोनॉमी और मिलिटरीली दोनों, वो देश उतना ही सेफ, उतना ही सिक्योर और शायद उतना ही प्रॉस्परस होगा। जो देश कमजोर निकलेगा, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो देश लूटने के लिए तैयार हो जाए, जैसा अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ किया और रशिया यूक्रेन के साथ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका अब दोस्त और दुश्मन में फर्क करना भी बंद कर रहा है, जो इसका मतलब यह दिखाता है कि दुनिया में अब कैंप्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। वेस्टर्न नेशंस जैसे कनाडा और यूरोप को भी चाइना और रशिया जैसे सो कॉल्ड एडवर्सरीज के साथ भी डील करना पड़ेगा। आज हर एक देश को, सभी बड़े पावर्स को एक दूसरे से बैलेंस करके चलना पड़ेगा, अपने सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसमें आइडियोलॉजिकल और कोई ग्रुपिंग नहीं होगी। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में यूएन जैसे इंस्टीट्यूशंस का ना तो कोई इज्जत है, ना उनके लिए कोई जगह है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को नए इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे समय में एक नया इंस्टीट्यूशन खुद ही लाकर खड़ा कर दिया, जिसे बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया गया है, उसे बोलकर लॉन्च किया गया है। डावोस में 19 देशों के साथ मिलकर यूएस ने बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च कर दिया। इस इंस्टीट्यूशन को इनिशियली गाजा में सीज फायर इन्फोर्स करने के लिए बनाया गया है, पोस्ट वॉर पीरियड में गवर्न करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अमेरिका अब चाहता है कि इस बोर्ड का काम बाकी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना भी हो। 19 फाउंडिंग
नेशंस के बाद दर्जनों और देशों ने भी इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने की बात करी है, लेकिन यूएस के अलावा एक भी और कोई बड़ा प्लेयर इस बोर्ड का हिस्सा नहीं है। फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, इंडिया सब अभी तक इस बोर्ड से बाहर हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो जैसे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस के लिमिट को टेस्ट कर लिया है। उन्हें पता चल चुका है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके रियल मोटिव्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। पूरी दुनिया पर अपना मनमानी वो नहीं करने देंगे ये इंस्टीट्यूशंस, इसीलिए वो अब खुद के इंस्टीट्यूशंस बनाने की फिराक में है, जिसे वो खुद ही लीड करेंगे, खुद ही चलाएंगे। पिछले दशक में यही काम चाइना ने भी करने की कोशिश की थी। जब यूएन और डब्ल्यूटीओ से जब अपनी मन लाइक रिजल्ट्स उनको मिल नहीं रहे थे, तो चाइना ने शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल एससीओ जैसे ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करना शुरू किया। चाइना बीते कई सालों से एससीओ, ब्रिक्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस प्रमोट करता आया है, जिसे वो अपनी मर्जी से चला पाए। रशिया भी सालों से यही करने की कोशिश कर रहा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या CSTO बनाकर। अब इस्लामिक वर्ल्ड में भी आप देख रहे हो कि उनका नेटो स्टाइल अलायंस बन रहा है। अभी तक सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान इस इस्लामिक नेटो का हिस्सा थे, अब उसमें तुर्की भी शामिल हो चुका है। यह इंडिया की सिक्योरिटी के हिसाब से कितना खतरनाक है, हमने आपको इस एपिसोड में ऑलरेडी बताया है। यह है नया वर्ल्ड ऑर्डर, जहां हर देश अपने अलायंसेस, अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने स्फेयर ऑफ इंफ्लुएंस को बनाने की कोशिश करेगा। जहां एक बार फिर से कोई ट्रेडिशनल एलाइज नहीं होगा, कोई नेचुरल एलाइज नहीं होगा, कोई ओल्ड वेदर फ्रेंड नहीं होगा। अगर होगा तो सिर्फ डर और सस्पिशन, और इस डर और सस्पिशन के बीच में हर देश को अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना होगा। एक ऐसे दुनिया से डील करने के लिए भारत को भी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। इसीलिए आप देख रहे हो सडनली कि जो सालों पहले हमने रफाल का डील अबैंडन कर दिया था, ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसे हम रिवाइव कर रहे हैं। SU-57 इंडिया में बनाने की बातें फिर से शुरू हो रही हैं। अभी हम चाइना से गालवान के बाद जो कुछ भी हुआ, एप्स बैन हुए, लेकिन चाइना के साथ फिर से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यह भी देख रहे हो कि हमारे देश से, मार्केट से कितना पैसा बाहर निकल रहा है। लोग सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप देखोगे अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में कंपटीशन और भी इंटेंस हो जाएगा, इकोनॉमी और भी लड़खड़ाने लगेगी, ज्यादा टफ सिचुएशन हो जाएगा आपके लिए और मेरे लिए भी, बाय द वे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस नए अनसर्टेन टाइम्स में अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, तो जरूर चेकआउट करिएगा ये नई जो साइबर सिक्योरिटी का ये जो ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, ट्राई हैक मी। लिंक मैंने नीचे देकर रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाइए, कोड यूज करिए देशभक्त 25 और एक 25% डिस्काउंट भी आपको उनके एनुअल प्लान पर मिल सकता है। भैया देश हो या अपना फ्यूचर हो, अब अपने हाथ में ही है, इसको सिक्योर रखना।